नमस्कार दोस्तों, पीके स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित होते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन: पर्वतीय या तराई क्षेत्र, उसके बाद मैदानी, उसके बाद पठार। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र में आ जाएगा सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी। मैदानी में आ जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में आ जाएगा धारवाड़ चट्टान, उसके बाद विंध्य चट्टान। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ये रहा मैप के अनुसार ही दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी दिख रहा है, ये जो है। उसके बाद यहाँ से ये दून घाटी, एक सेकंड, इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये रहा, ये हो गया दून घाटी। ये हो गया रामनगर दून, और ये हो गया दून घाटी। ये हो गया कौन? सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद ये जो आ रहा है नीचे की तरफ, ये गंडक नदी, ठीक है। उसके बाद ये कोसी नदी, ये महानदी, महानंदा। कोसी और महानंदा का द्वाबी ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र है, ठीक है। और ये कोसी और गंडक का द्वाब क्षेत्र हो गया। ये जो जा रही है नदी, ये गंगा नदी है, ठीक है। ये रहा सोन नदी, सोन नदी हो गया। इसके बाद ये देख लीजिए, घाघर सोन दोआब क्षेत्र ये हो गया। और मगध का मैदान ये क्षेत्र हो गया। ये दक्षिणी पठार का क्षेत्र हो गया। ये अंग का मैदान हो गया, ठीक है। ये कहाँ है? गंडक नदी जा रही है, ये कोसी नदी, ये महानंदा नदी। दोनों के बीच में कोसी और महानंदा दोआब क्षेत्र है। और ये गंडक और कोसी के बीच में जो है क्षेत्र, ये कौन सा है? गंडक कोसी दोआब, ठीक है। ये घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच में घाघरा गंडक दोआब हो गया, ठीक है। ये गंगा हो गया और ये सोन नदी हो गया। ये दोनों के बीच में गंगा सोन दोआब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो हम लोग ऊपर में भी देखे थे। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी। यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है, ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। तृतीय काल में। ये पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर से पहाड़ी ही है, 874 मीटर।
और ये पर्वतीय तराई क्षेत्र में ही इसी श्रेणी में स्थित है। ठीक है, रामनगर दून देखते हैं। तो रामनगर दून देखते हैं, इसमें रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है संतपुर 242 मीटर के, ये सबसे ऊंची जो संतपुर के निकट है, 242 मीटर रामनगर दून में आ गया। ठीक है, इसके बाद ये और है थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। दून घाटी, यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। कौन? दून घाटी। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा, यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। बिहार में मैदानी क्षेत्र देखते हैं। ये रहा मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी ही है और इस मैदानी भाग का निर्माण और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से ही हुआ। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। इस मैदान के मध्य से कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान और उत्तरी गंगा का मैदान। यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला है। ऊपर में मैप भी देखे थे हम लोग। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है। इसमें रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। उत्तरी भाग का मैदान अपेक्षाकृत ऊंची है और यह जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान दोआब, 2 मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि को ही दोआब कहते हैं। घाघरा और गंडक दोआब क्षेत्र, गंडक, कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। ठीक है, एक हो गया घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक कोसी दोआब, तीसरा कोसी महानंदा दोआब। ये सभी कौन सा साइड में? तो उत्तरी गंगा के मैदान में। अब दक्षिणी गंगा के मैदान के क्षेत्र को देखते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान का क्षेत्र गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। उत्तरी गंगा के मैदान के तुलना में इसका आकार क्या है? छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। इसे मगध के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में
पूर्व में ताल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है और इसमें गया आता है, गया जिला, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस जो ढाल है इस मैदान का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, पठार क्षेत्र देखते हैं। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र 2 क्रम की चट्टानों में अवस्थित है: धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है और विंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास में आता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियरा प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी गंगा मैदान में कई मन, चौर, गोखुर झीले के रूप में पाए जाते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन, चौर, गोखुर, मन या चौर या गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर और गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। मैप पे देख लेते हैं। ये रहा टर्शियरी क्षेत्र और ये है क्वाटारी मैदानी भाग। उसके बाद ये हो गया विंध्य क्षेत्र जो आता है कैमूर, रोहतास के बीच में। इसको देखते हैं तो ये रहा धारवाड़ क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। धारवाड़ का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। विंध्य का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में और टर्शियरी प्लीस्टोसिन में और क्वार्टरी जो है प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन। इसका क्षेत्र धारवाड़ का क्षेत्र आ जाता है जो अभी मैप पे हम लोग देखें तो उसमें मुंगेर आ जाता है, जमुई आ जाता है। एक सेकंड, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आता है धारवाड़ क्षेत्र में। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। विंध्य जो है आता है विंध्य में कैमूर और रोहतास दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो विंध्य है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और टर्शियरी है पश्चिमी चंपारण में। टर्शियरी कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, जो अभी पिक्चर पे हम लोग देखे थे मैप पे। और क्वार्टरी है गंगा के मैदानी क्षेत्र। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र टर्शियरी ही है। क्वाटरनरी जो है बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्वाटरनरी को ही माना जाता है। गंगा का मैदान क्षेत्र। बिहार की जलवायु देख लेते हैं। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं और जलवायु
किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी है। किसी क्षेत्र को जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, ऊंचा वाच, मानसूनी का प्रभाव, ग्रीष्म हवा इत्यादि, ये सभी जलवायु जो है विभिन्न बिहार में जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया। कोपेन जलवायुवेत्ता जो थे, ये उत्तरी बिहार को CWG से संकेत किया और दक्षिणी बिहार को AW से। टिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार को CAW से दर्शाया गया और दक्षिणी बिहार को AW से। कोपेन और टिवार्था दक्षिणी बिहार को दोनों का AW से ही दर्शाया गया है। उसके बाद थॉर्नवेट के अनुसार उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW से दर्शाया गया है और शेष बिहार को CAW से दर्शाया गया है। जलवायु देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर और काल वैशाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु देखते हैं। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर देखा गया है। और वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 215 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा जहानाबाद में 57 सेंटीमीटर देखा गया। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा में सर्वाधिक वर्षा होती है और बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु देखते हैं। शीत ऋतु में इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ होती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक वाला दिन होता है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया को ही देखा जाता है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। ये रहा बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र मैप के अनुसार। ये जोन 1 जोन 2 के अनुसार बांटा गया है
और ये जोन 3 बी करके है कि जोन 3 ए है। ठीक है, ये कलर वाइज डिवाइड किया गया है इस तरह से है। और ये जोन 3 ए में, और ये आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड जोन हो गया। ठीक है, जोन 1 में आ जाता है 13 जिला, जो हम लोग अभी आकृति में देख रहे थे। जोन 1 में 13 जिला आ जा रहा है। कौन कौन? तो पश्चिमी चंपारण, एक सेकंड, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, ये सभी जोन 1 में आ जाता है। जोन 2 में देखें तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार आ जाता है। उसके बाद ये देखें जोन 3 ए शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई। और जोन 3 बी देखते हैं तो इसमें आ जाएगा कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा। सबसे ज़्यादा जोन 1 में ही आता है 13 जिला। उसके बाद जोन 2 में आता है 8, और जोन 3 में आता है 6, और जोन 3 के बी में आता है 11 जिला। ठीक है, जोन 1 में इस क्षेत्र का औसत वर्षा 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होती है, और यह खादर मिट्टी की प्रधानता है। ये जो 13 जिला है, इसमें जोन 1 में इसमें खादर मिट्टी की प्रधानता देखा गया है। इसका मुख्य फसल भी है गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का देखा गया है। जोन 2 में देखा गया है तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा इस क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें यहाँ पे जूट है, धान, चाय, मक्का आदि होता है। और जोन 3 में देखें तो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय आता है। इस क्षेत्र का औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। जोन 3 के बी में देखें तो इसमें 11 जिला आ रहा है। 11 जिला इसमें आ रहा है। यह बांगर मिट्टी की प्रधानता है, और ये इसका मुख्य फसल यहाँ पे क्षेत्र में है गेहूँ, दाल, अरहर, चना। तो फर्स्ट जोन में 104 से 145 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होता है। सेकेंड जोन में औसत वर्षा 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर देखा गया है, और थर्ड वाला में आ जाता है 95 से 115 सेंटीमीटर तक। पहला जोन में जो है खादर मिट्टी की प्रधानता देखा गया है, और थर्ड वाला में देखा गया बांगर मिट्टी की प्रधानता। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार के अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ होती है, हिमालयी जो नदियाँ है। पठारी नदियाँ जो होती है ये वर्षा पर आधारित नदियाँ है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कौन? हिमालयी नदियाँ। और पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, हिमालयी नदियाँ, और ये नदियाँ पठारी जो नदियाँ है अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। हिमालयी नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, और पठारी नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है।
हिमालयी नदियाँ बाल्य अवस्था में है और ये जो पठारी नदियाँ है प्रौढ़ अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं जो पठारी नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है हिमालयी नदियाँ। बाढ़ की कम संभावना होती है पठारी नदियों से। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती ये सभी हिमालय नदियों से है। और ये पठारी नदियों में आ जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। बिहार की नदियाँ देख लेते हैं मैप पे। यहाँ से घाघरा जा रही है, घाघरा, यहाँ पे गंडक, ये बूढ़ी गंडक, ये बागमती, ये कमला, ये कोसी, ये रहा महानंदा। ठीक है, ये जो जा रही है नदियाँ गंगा है बिहार के बीचों बीच से। ये है सोन, ये रहा कर्मनाशा, ये पुनपुन, ये फल्गु, निरंजना, मोहन, और ये क्यूल, और एक ये नदी का तो नाम नहीं है, अजय हो सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा, गंगा का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से। घाघरा, इसका तिब्बत उद्गम होता है। गंडक नेपाल से। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़िया से। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से ही। कोसी गोसाई स्थान नेपाल से ही। महानंदा पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग जिले की पहाड़िया से महानंदा निकलती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। पुनपुन झारखंड पलामू से निकलती है। फल्गु छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है। अजय जमुई से। क्यूल हजारीबाग झारखंड से। और सकरी छोटा नागपुर पठार से। गंगा का मुहाना कहाँ बनता है तो बंगाल की खाड़ी। और घाघरा गंगा सारम। गंडक गंगा सोनपुर। बूढ़ी गंडक तो ये गंगा खगड़िया। 320 किलोमीटर इस बिहार में लंबाई है। सबसे ज़्यादा गंगा की है लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर। उसके बाद घाघरा 83 किलोमीटर। गंडक 260 किलोमीटर। बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर। बागमती 394 किलोमीटर। कोसी 260 किलोमीटर। कोसी मुहाना बनाती है कुर्सेला में। और महानंदा गंगा मालदा में। कर्मनाशा गंगा चौसा में। उसके बाद देखते हैं पुनपुन गंगा फतुहा। और फल्गु निरंजना ये पुनपुन नदी के साथ गंगा में। अजय गंगा पश्चिम बंगाल में। क्यूल गंगा लखीसराय। सकरी क्यूल नदी के साथ गंगा में। देखते हैं गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ के मिलने के बाद ही इसे गंगा नाम से जाना जाता है देवप्रयाग में। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से होकर गुजरती है। 12 जिलों से गंगा नदी।
बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियाँ बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में स्थित है। और गंगा की सहायक नदियों में आ जाता है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है। जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ये बिहार में महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ठीक है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और अतः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अब घाघरा नदी को देखते हैं। तो घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम इसे घाघरा के अन्य नाम से जाना जाता है सरोई मैदानी भाग में और गोगरा करनाली नेपाल में। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती है, छोटी गंडक है, शारदा है, भेरी है, सेती है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ है ये राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती। गंडक नदी देखते हैं। तो गंडक नदी को नारायणी, सप्तगंडकी, शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है। नारायणी मैदानी भाग में नाम जाना जाता है और सप्तगंडकी या शालिग्रामी नेपाल में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अनंतपुरा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन में प्रवेश करती है। भैंसालोटन का है पश्चिम चंपारण। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? तो ये गंडक नदी। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है और नेपाल में शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंडक नदी देखते हैं। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी को एक अन्य नाम से इसको जाना जाता है, उसका नाम है सिकरहाना। बूढ़ी गंडक को सिकरहाना के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भाग में इसकी सहायक नदियाँ आ जाएगा। सहायक नदियाँ मासान हो गया, बालोर हो गया, तिऊर हो गया, धनौती हो, ये सभी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। बागमती देखते हैं। तो बागमती नदी नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बागमती की सहायक नदी देखें तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती, ये सभी बागमती की सहायक नदियाँ हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपति मंदिर स्थित है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये बागमती नदी के तट पर ही स्थित है। कोसी नदी देखते हैं। कोसी नदी
नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी में ही क्या होती है, विलीन हो जाती है और सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कौन नदी? कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की सहायक नदी देखें तो अरुण हो गया, तमोर हो गया, लिखू हो गया, दुधकोसी हो गया, तामाकोसी हो गया, इंद्रावती हो गया और सोनकोसी हो गया। महानंदा नदी देखते हैं। महानंदा नदी यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी पूछे तो इसको बोला जाएगा महानंदा नदी। कर्मनाशा नदी देखते हैं तो ये इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा गंगा में मिलती है। चौसा गंगा नदी में मिलती है। ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन नदी है? कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलते हैं और रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले के झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करते हैं और रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है कौन? सोन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया। पुनपुन नदी देखते हैं। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है पुनपुन नदी? तो पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा आदि है। ये सभी क्या है? सहायक नदियाँ है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी देखते हैं। फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीला, जन, निरंजना तथा मोहना नदियाँ के मिलने से बनती है। अतः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। फल्गु नदी गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है और जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित सभी शहर पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, फतुहा पुनपुन नदी गंगा नदी दोनों के बीच है।
और गया फल्गु नदी के किनारे, और दरभंगा, बागमती, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया तो बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, सोनपुर गंडक नदी। बिहार की नदी घाटी परियोजना। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकलती गई। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर से देखें तो पश्चिमी सोन नहर से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिले में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किया है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना देखते हैं। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्वी एवं पश्चिमी की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत त्रिवेणी दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत त्रिवेणी दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले की सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय में नेपाल होकर निकलती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूरी नहर पर 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 में की गई और यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू की गई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया और यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई।
कोसी पर निर्मित जलाशय पूर्वी एवं पश्चिमी की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, इसे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है पूर्वी कोसी नहर से, और पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात में आ जाएगा, जब नदी की ढाल अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जब नदी की ढाल से अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात है काकोला जलप्रपात, नवादा, दुर्गावती, रोहतास, ये दुर्गावती सबसे ऊंचा है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड, सासाराम, रोहतास। मंझर कुंड, सासाराम, रोहतास। तुतला भवानी, सासाराम, रोहतास। जियार कुंड जलप्रपात तो ये भोजपुर। तेलहर कुंड, कैमूर, बिहार की प्रमुख झील है। कांवर झील, बेगूसराय। गोगेबिल घोघा झील, कटिहार। कुशेश्वर, दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील, राजगीर, नालंदा। अनुपम झील, कैमूर। सिमरी झील, सहरसा। जगतपुर झील, भागलपुर। मोती झील, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। सरैया मन, बेतिया, पश्चिमी चंपारण। पिपरामन, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। बिहार की प्रमुख नहरें। त्रिवेणी गंडक, तिरहुत गंडक, दोन गंडक। लंबावी क्षेत्र में आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी कोसी में कोसी, अररिया, सुपौल, पूर्णिया आ जाएगा। पश्चिमी कोसी के से लंबावी क्षेत्र हो जाएगा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। राजपुर से कोसी से आ जाता है सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। पूर्वी सोन से सोन, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। और पश्चिमी सोन से आता है रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। बिहार के प्रमुख जल कुंड। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड राजगीर में जो अवस्थित है, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है ब्रह्मकुंड। मुंगेर में आ जाएगा लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार, ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड। गया में आ जाता है अग्नि कुंड। बिहार की मिट्टी देखते हैं। बिहार की मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक, अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा का मिट्टी कहते हैं। मृदा के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, इनमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा का निर्माण स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है इसमें। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में
मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया। पर्वत पादीय मिट्टी उत्तरी बिहार के मिट्टी में आ जाएगा। पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी को देखें तो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ये सभी दक्षिण बिहार की मिट्टी है। उत्तर बिहार के मिट्टी की ओर देखते हैं। उत्तर बिहार के मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार के मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है। पर्वतपादीय मिट्टी पीडमॉन्ट, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है, यह अधिक उपजाऊ होती है। मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी में चंपारण से लेकर पूर्वी में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं, जो तराई मिट्टी है, इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे एवं पीले रंग की होती है। तराई मिट्टी धान और पटसन और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होती है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति देखें तो प्राकृतिक क्षारीय होती है और मुख्य रूप से यहाँ पे फसल देखें तो धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी में देखें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी प्रति वर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में होती है। इस मिट्टी का रंग देखें तो मिट्टी का रंग भूरा होता है। इसमें बालू एवं चिक्का की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी को देखें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के मध्य है और मिट्टी की संरचना के आधार पर देखें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है और टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में होती है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। इस क्षेत्र में दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी के देखते हैं तो कगारी मिट्टी या गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरक शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। कौन? कगारी मिट्टी। इस मिट्टी में, कगारी मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च सभी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी केरल,
करैल केवाल मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग देखें तो रंग हो जाएगा गहरा भूरा, पीला, हल्का। इस मिट्टी पर उगाए जाने वाली प्रमुख फसल देखें तो फसल हो जाएगा मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ। लाल लाल पीली मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्वी राजमहल की उच्च श्रेणी तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में रेत कंकड़ की बहुलता होती है और उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है और इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाते हैं। इसमें लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। लाल बलुई मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाते हैं। वन और वन्य जीव देखते हैं तो वन्य जीव बिहार एक मानसून प्रदेश है। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। आंध्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आंध्र पर्णपाती वन में ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आंध्र पर्णपाती वन यहाँ पे मिलते हैं। बिहार में आंध्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंध्र पर्णपाती वन ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन देखें तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य है 2022-23 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान स्थान है पश्चिमी चंपारण। भीम बांध देखें तो भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष्य इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य को देखें तो मुंगेर में आता है स्थान और 6 से 81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पे तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है ये। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में। कांवर झील बेगूसराय। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास, कैमूर। नागी बांध पक्षी जमुई, नकटी जमुई। राजगीर नालंदा, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा। और उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य देखें तो पश्चिमी चंपारण। रजौली वन्य जीव अभयारण्य देखें तो नवादा, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा। विक्रमशिला देखें तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर।
और बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य देखे तो वैशाली। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला साइबेरियन पक्षियों के आश्रय स्थल है कांवर झील। रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र कांवर झील ही है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को देखें तो ये 1504 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी बिहार को देखें तो 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, सबसे छोटा अभयारण्य है। नकड़ी डैम को देखें तो ये 3.33 के वर्ग के 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया 2024 में ही, नागी और नकटी दोनों को। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य को देखें तो ये 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उदयपुर देखें तो करीब ये 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य देखें तो ये हो जाएगा रजौली 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। रजौली वन्य जीव अभयारण्य इसका 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कुशेश्वर देखें तो 29.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियन पक्षियों के लिए आश्रय स्थल है ये कुशेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य देखें तो 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के लिए रूप में प्रसिद्ध है। अगर ये देखें बड़ौला सलीम अली पक्षी अभयारण्य तो ये वैशाली में है। ये करीब 1.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। वन्य स्थिति रिपोर्ट देखें तो 2021 के अनुसार तो देख ही लेते हैं हम। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुआ। 2021 की रिपोर्ट की इस स्थिति में 17वीं रिपोर्ट है। जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण 7381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, प्रतिशत देखें तो 7.84%। वृक्षारोपण देखें तो 2341 वर्ग किलोमीटर, कुल प्रतिशत देखें तो वृक्षारोपण में तो 2.48%। वृद्धि देखें तो वनावरण में तो 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षारोपण में देखें तो 338 वर्ग किलोमीटर। दोनों के में मिला दे तो 9722 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में देखें तो 10.32%। वृद्धि देखें टोटल तो 413 वर्ग किलोमीटर। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर सबसे अधिक, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, रोहतास। कैमूर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कितना 1051.56 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी चंपारण में देखें तो 903.34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सबसे कम देखें तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। शेखपुरा में 1.1
1.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जिलों में वनावरण के प्रतिशत के अनुसार देखें तो प्रतिशत के अनुसार हो जाएगा सबसे अधिक कैमूर में, जमुई में, नवादा में। कैमूर में 31.56%, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%। शेखपुरा में देखें तो सबसे कम, बक्सर में देखें तो सबसे कम, शेखपुरा, बक्सर, सिवान ये क्षेत्र। प्रतिशत में देखें तो 0.17% सबसे कम। 2019 की तुलना में वातावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले हैं। वातावरण में वृद्धि वाले बांका, जमुई, गया और बांका में 16.29 वर्ग किलोमीटर, जमुई में 13.22, गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर। आप नुकसान में देखें तो कैमूर का हुआ, कैमूर में हो गया, सुपौल में हो गया। कैमूर में हो जाएगा 4.5, मतलब 4.5 नहीं, 4.83 वर्ग किलोमीटर। और सुपौल देखें तो सुपौल में 4.46 वर्ग किलोमीटर, लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नुकसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। अन्य बिंदु देखें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत देखें तो 85.71%। बिहार में वृक्षारोपण, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षारोपण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। दो 2021 बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र है। अति सघन वाले 70% से अधिक सघनता में, मध्यम में 40 से 70%, खुले वन में 10 से 40% शिखर सघनता। ठीक है, और एक सेकेंड, बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले तो बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण, खुले वन कैमूर, बहुत घने में 249.34 पर किलोमीटर, मध्यम रूप से घने वन में 548.47 वर्ग किलोमीटर, खुले वन में 531.73 वर्ग किलोमीटर। दो 2019 और 2021 की वनावरण की तुलना में बहुत घने वन 2019 में 331 वर्ग किलोमीटर, तो 300 बहुत घने वन में क्षेत्रफल 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल इसमें 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर यानी 3250 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल 2021 में देखें तो 3286 वर्ग किलोमीटर। खुले वन देखें तो 3693 वर्ग किलोमीटर और 2021 के देखें तो 3762 वर्ग किलोमीटर। कुल देखें तो 7306 वर्ग किलोमीटर और 21 में देखें तो 7381 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक शिखर घनत्व एवं 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इसमें हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार 2019 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कराए गए
गणना के अनुसार बिहार में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन 13,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भूभाग का 14.75% है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य में किया गया था और राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 54 है। 2018 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 थी। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से पीड़ित है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा गया है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले देखें तो 15 है। 15 में कौन कौन आ जाता है तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखें तो कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ जाता है पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के प्रमुख कारण बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल का प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव, तटबंधों का टूटना और जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा मानसून की अनिश्चितता के तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा का स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले देखें तो औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि है। सूखे से प्रभावित होने वाले ये सभी जिला हो गए। और सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप देखें तो भूकंप इसमें बिहार की भौगोलिक अवस्थिति बिहार के हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया गया। ये रहा पिक्चर, जोन वाइज बांटा गया है। जोन 5 में देखें तो जोन 5 में आ जाता है किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 3 में देखें तो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। और जोन 4 में देखें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सीवान, शिवहर। चक्रवात देखें तो चक्रवात में ये बिहार भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदाओं से कभी कभी प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करती है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाएं से जान माल की क्षति होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंडाई शहर में
मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। अब बिहार की अर्थव्यवस्था नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।